So hello everyone. This video is especially for class 10 board students ICSE. We are starting a PYQ series. We will solve and understand board level questions step by steps. Let's start today's PYQ series. Okay. Before starting the lesson, let us first go through the questions we will discuss in today's class. Okay. All these questions has been asked in the board examination. Okay. We are solving last 5 year questions which has been asked in the board exam. Okay, so before starting we will see the what type of questions today we are going to discuss. Okay, so this session will be in both language, Hindi as well as English. Okay, so that students you can अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली. ओके, नाउ स्टार्ट. पहला क्वेश्चन क्या आपका, ये आपका किससे, केमिस्ट्री का है. पोटेशियम परमैग्नेट का कलर हम लोग को डिस्कस करना है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन केमिस्ट्री से आपका जो हाइड्रोकार्बन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उसको हम लोग देखेंगे. उसके बाद आपका मेटलर्जी चैप्टर से उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है क्या नहीं होता उसको हम लोग देखेंगे. फिर उसका हम एक इमेज लें, फिर समझाएंगे किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है रिएक्टिव मेटल का. उसके बाद एक कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज वही वाला जिसका इमेज हम लोग देखेंगे, उसके थ्रू ये क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, एंड एक आपका क्या मोलर मास से है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. ये कौन सा चैप्टर का आपका, ये वाला चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, स्टोइकोमेट्री है ना, और मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ये सभी आईसीएसई स्टूडेंट के लिए है क्योंकि उसमें आपका जो आईसीएसई का एग्जाम होता है उसका वेट का मतलब क्वेश्चन का वेट अच्छा रहता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत या सीबीएसई या फिर कोई दूसरे बोर्ड जैसा होता है. इसका लेवल कुछ मतलब टॉप लेवल का रहता है क्वेश्चन, तो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, और क्या आपका केमिकल रिएक्शन उसके बारे में देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में. उसके बाद आपका क्या एक असर्शन और रीज़न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको भी डिस्कस करेंगे. और आपका ये मेटलर्जी चैप्टर से इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. और एक केमिकल केमिस्ट्री से है आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद क्या आपका वही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग सीरीज, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है उसको हम लोग देखेंगे. और एक आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूस लेड सल्फेट को किस तरह से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे. उसके बाद आपका क्या मेटेलिक करेक्टर सक्सेसिव ऑर्डर उसको देखेंगे. उसके बाद एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है जो आपका स्टोइकोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसके बाद ये सेशन हिट हो जाएगा. तो सबसे पहला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्या डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ रुकिए एक नंबर, सॉरी, हाँ. विच गैस डिक्लोराइज आपका पोटेशियम परमैग्नेट के Mn4 सॉल्यूशन. मतलब ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ, पहले पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें से आपका जो गैस दिया हुआ है पहले जो क्वेश्चन है वो पोटेशियम परमैग्नेट है. तो उसका जो सॉल्यूशन का कलर होता है, यानी कि पोटेशियम परमैग्नेट का जो कलर होता है, इसमें से कौन उसके कलर को क्या करेगा, डी कलराइज करेगा, यानी कि उसका कलर को वो रिमूव करेगा. ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल मतलब कौन सा गैस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस टर्न एसिडिफाई पोटेशियम परमैग्नेट फ्रॉम पर्पल टू क्लियर. मतलब जो KMN4 होता है, जो ये जो होता है इसका जो फिजिकल नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है. क्या होता है, एसिडिक. सबसे पहले ये आपको नॉलेज हो गया, जो पोटेशियम परमैग्नेट होता है वो क्या होता है आपका, एसिडिक होता है. और इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है. क्या होता है, पर्पल. क्या होता है, पर्पल कलर होता है. ठीक है, और ये क्या करता है, जब इसके कांटेक्ट में हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को लाते हैं, यानी कि SO2 को अगर लाते हैं, तो इसका जो पर्पल कलर होता है वो आपका चेंज हो जाता है, यानी कि कलर लेस हो जाता है. मतलब कोई कलर देखने को नहीं मिलता जब इसका कांटेक्ट में किसको लाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को लाते हैं. समझ में आ गया आप लोग को. तो देखिए किस तरह से रिएक्शन जो होता है वो टेक प्लेस करता है. देखिए यहाँ पर KMN4 है, यानी कि पोटेशियम परमैग्नेट है. ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट के साथ आपका SO2 गैस को क्या किया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है. तो एक सॉल्ट मिलता है, साथ में आपका सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है और आपका MnSO4 मिलता है. ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को. तो जो KMN4 होता है आपका, जो पोटेशियम परमैग्नेट होता है, उस पर किसका कॉन्टेक्ट लाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का. ठीक है, तो आपका जो ये सॉल्ट बनता है और ये जो सॉल्ट होता है, ये पूरा जो रिएक्शन होता है ये आपका डिकलराइज होता है. यानी कि ये जो KMN4 था आपका ओरिजिनली, यानी कि रिएक्टेंट साइड जब था ये ओरिजिनली, तब इसका कलर कुछ और था, यानी कि जो इसका आइडेंटिफिकेशन था वो पर्पल कलर था. क्या था, पर्पल कलर. ठीक है, और जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में SO2 को रिएक्ट करवाया गया तो एक नया प्रोडक्ट मिला, और इसके कारण इसका जो कलर हो गया वो क्या हो गया, डिसकलर हो गया. क्या हो गया, डिसकलर. ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, ये कलरलेस हो गया. डिसकलर बोल सकते हैं या कलरलेस बोल सकते हैं. ठीक है,
कलर लेस हो गया। समझ में आ गया? तो ये चीज़ कौन हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं किसके बारे में? KMnO4 के बारे में। KMnO4 एक अच्छा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब ये क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए इसको एजेंट बोला जाता है। एजेंट दूसरे के लिए काम किया जाता है, मतलब एजेंट जो होता है ये किसी दूसरे को हेल्प करता है। तो ये दूसरे को क्या करने में मदद करता है? ऑक्सीडाइज करने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्पेशली इन एसिडिक मीडियम, मतलब ये इसका मीडियम तो पता चल गया हम लोग का फिजिकल नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ऑब्वियस सा बात है अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा तो वो कौन सा मीडियम में करेगा? एसिडिक मीडियम में करेगा। ठीक है, आगे समझ में। बट SO2 का जो प्रॉपर्टी होता है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट का होता है, मतलब दूसरे को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, ये दूसरे को रिड्यूस करता है, यानी कि क्या करता है? रिड्यूस करता है, मतलब उससे वो हाइड्रोजन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, मतलब हाइड्रोजन को ये करता है, लॉस करवाता है। ठीक है, आपका रिडक्शन, अच्छा मतलब हाइड्रोजन को क्या करता है? मतलब दूसरे को हाइड्रोजन देता है या फिर ऑक्सीजन को ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है? जो Mn4 है आपका, जो Mn4 है मैग्नीज टेट्रा ऑक्साइड, ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक चार्ज होता है, वो क्या फॉर्म कर रहा है पता है? ये आपका Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपका मैग्नीज जो होता है वो क्या होता है आपका? क्या होता है? इसका वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये जो Mn4 था आपका ओरिजिनली यहाँ पर क्या था? पोटेशियम। इसको अगर हम मिटा के समझाएं आपको, रुकिए, इसको अगर मिटा के समझा रहे हैं हम इरेज करके, तो K बनाता प्लस और Mn4 बनाता माइनस। ये Mn4 जब केमिकल रिएक्शन करता है, SO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 2 प्लस में चेंज हो जाता है। मतलब पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था? आपके पास -1 था, तो प्लस यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पर Mn2 प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है। पहले से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था देखिए, और फिर वो लॉस कितना किया? यहाँ में 2 प्लस हुआ, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। मतलब इसको क्या किया? ये Mn2 प्लस क्या किया? ये तुम्हारा मतलब क्या किया? Mn2 प्लस में कन्वर्ट किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। पहले उसके पास क्या था? MnO4 माइनस था, जो पहले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था। अब ये तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बनाया क्या? Mn2 प्लस बनाया। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। क्या किया? लॉस किया। और हम लोग जानते हैं लॉस करना क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है। तो मतलब Mn का यहाँ पर क्या हो रहा है? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कौन करवा रहा है? SO2 करवा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा? नहीं Mn, हाँ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4। ठीक है, ये लेकिन Mn2 प्लस होने के कारण लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोला जाता है। तो Mn2 में कन्वर्ट होने के कारण जो इसका कलर हो रहा है आपका, क्या हो जा रहा है? मतलब ये आपका कलरलेस हो जा रहा है। ठीक है, जिसका पहले कलर क्या था? पर्पल था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपका कलरलेस में हो गया। एक्चुअल जो हम बोले आपको, Mn अगर यहाँ पर था, ये एक इलेक्ट्रॉन में था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Mn2 प्लस बनाया, यानी कि मैग्नीज का यहाँ पर क्या हो गया आपका? मतलब मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो गया? यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये समझ, इसके पीछे ये रीजन है। ठीक है, लीडर मतलब लीडिंग टू ए डीकलराइज ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ गया आप लोग को? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। विच फार्मूला रिप्रेजेंट ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आपको पता है आपका एल्केन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, और एक तो होता है एल्काइन। ठीक है, एल्काइन। तो इसमें से एल्केन जो होता है ये सैचुरेटेड होता है। क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। ये क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और ये जो एल्कीन होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और ये भी एल्कीन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो जो एल्केन का प्रॉपर्टी होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और इसका जो GF होता है, GF मतलब फिर से नेगेटिव मत लीजिएगा। ठीक है, GF मतलब इसका जनरल फार्मूला जो होता है आपका क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इस फॉर्म में अगर कोई भी कंपाउंड फिट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग को मेनली देखिए कितना कार्बन लिया, अगर पहला वाला को चेक करते तो C4, तो n का वैल्यू C4 लेते हैं, तो n का वैल्यू 4 लेते हैं। ठीक है, तो C4H2 × 4 + 2, तो क्या आया आपका? C4H4 × 2 8 + 2 10। क्या C4H10 है? नहीं है, C4H है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला n को क्या मानेंगे हम? n को मान लीजिए हम 5 मानते हैं, n को 5 मानते हैं, तो क्या होगा? C5H2 × 5 + 2, तो क्या होगा? C5
H10+2 H12 कहीं दिख रहा सी, हाँ देखिए C5H12 आ गया। तो ये वाला आपका जो कंपाउंड है, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, ये आपका क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रो, मतलब इसका जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ा, मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, मतलब डबल नहीं बना रहा है, ये सिंगल, मतलब जितना कोवलेंट बॉन्ड ये शेयर कर रहा है ये सब सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये C5H12 इसका आंसर हो जाएगा, जो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। आप घर में, मतलब होम में प्रैक्टिस कीजिएगा कि अगर हम लोग n का वैल्यू 4 बैठाते हैं या n का वैल्यू 5 बैठा, तो ये क्या वेरीफाई हो रहा है, तो नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो C5H12 होगा। क्या होगा, C5H12, जो क्या होगा आपका, क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और इसका तो आपको जनरल फॉर्मूला पता ही है, CnH2n होता है, और एल्काइन का क्या होता है आपका, CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये होता है, समझ में आ गया आप लोग को, ये होता है आपका किसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, समझ में आ गया। तो क्या बोल रहा है आपको, हो गया इसका डिस्कशन। तो क्या होगा, सेकंड वाला होगा C5H12, और इसका नाम क्या होगा, क्योंकि 5 कार्बन है, 5C है, तो इसका नाम क्या होगा आपका, इसका तो जानते हैं हम लोग, ये क्या होता है, पेंट होगा, और इसके साथ सफिक्स लगेगा ANE, क्यों, क्योंकि एल्केन ग्रुप से आता है ये। ठीक है, तो ये कैसा, सैचुरेटेड, तो इसका नाम होगा पेंटेन। क्या होगा, पेंटेन। ठीक है, अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन पे। द मेटल हुज ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कौन सा मेटल, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा मेटल का हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पूरा मिटा दे रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, इसको रुकिए 1 मिनट। तो देखिए, तो आपको पता है सोडियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा तो सोडियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम जो काफ़ी रिएक्टिव है इन द रिएक्टिव सीरीज। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज लिख दें तो आप लोग को समझ जाइएगा कौन कितना रिएक्टिव है। तो इसका ट्रिक भी सबसे बेस्ट ट्रिक है, केदारनाथ का मैगी आलू जरा, ये एक्चुअली उसका कोडिंग है याद करने का, ऐसा नहीं कि कोई मतलब कंसेप्ट है, ये बस एक लॉजिक है उसको मतलब याद करने का, जो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, केदारनाथ का मैगी आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट, फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, हाई कोर्ट है आपका, तो उसको छोड़ दे, लिख दे रहे हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, AGAUPT, लास्ट में कौन आता है, PT आता, तो इसको छोड़ दीजिए। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, किस पे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो देखिए यहाँ पर कॉपर जो आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन से नीचे है, मतलब इसका रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे है, मतलब कॉपर को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के मतलब हेल्प से इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और सोडियम जो आपको दिख रहा है, देखिए आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू क्या नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को ना, उसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किसको कर सकते हैं, हम लोग कॉपर को कर सकते हैं, और कॉपर के रिड्यूसिंग एजेंट का प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाते हैं, और कॉपर का मेटल जो इंडिविजुअल हमको चाहिए वो हमको मिलता है। समझ में आ गया आप लोग को पूरा। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए कॉपर, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ, कॉपर लाइज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब समझ में आ रहा है, जो हम यहाँ पे लिख दिए, उसका कोडिंग मतलब उसको लर्न करने का ट्रिक भी बता दिए, और एक बार बता दे रहे, केदार, के से केदार, नाथ का मैगी आलू जरा फीका पकाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से, हाई कोट है आपका, आपका मतलब कैसे, देखिए आप, AAP, ये होता आप। ठीक है, ए से हो गया आपका AG, ए से हो गया AG, ठीक है, और ए से हो गया AU, और पी से हो गया आपका प्लेटिनम। ठीक है, सबसे आपका कम लिस्ट रिएक्टिव जो होता है वो आपका प्लेटिनम होता है। आपको पता है ये आपका क्या पाया जाता है, इन्वायरमेंट फ्री स्टेट में पाया जाता है, ये सोना यानी कि गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, वो अलग मैटर है, उसका अलग कंसेप्ट है उसके पीछे। ठीक है, हालांकि वही कंसेप्ट है कि वो दिस इज वेरी लिस्ट रिएक्टिव इन द रिएक्टिविटी सीरीज एज वेल एज इन द फाउंड इन इन्वायरमेंट, मतलब फ्री स्टेट इन नेचर। ओके, तो ये वाला इसका फंडामेंटल है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए, तो कॉपर लाइज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो इट्स ऑक्साइड इज नॉट वेरी स्टेबल, इसका जो ऑक्साइड है वो उतना स्टेबल नहीं है। देयरफॉर कॉमन केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये सब कॉमन आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करता है। मान लीजिए कोई चीज़ ऑक्साइड है, उस ऑक्साइड से ऑक्सीजन को वो गेन करता है, और वो जो मेटल होता है, वो जो एलिमेंट होता है, वो आपका इंडिविजुअल कर देता है, यानी कि वो ऑक्सीजन से अलग हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। आपको पता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन करवाता कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट करवाता है। तो वो वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन काम करता है आपका, कौन करता है आपका, कार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या हाइड्रोजन होता है, ठीक है। कैन रेडियली रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड टू ए मेटेलिक कॉपर, वो कॉपर ऑक्साइड से क्या करता है आपका, मेटेलिक कॉपर में चेंज करता है। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज किए, ठीक है। फिर ये क्या करता है, कॉपर और हाइड्रोजन मिलकर आपका, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस मिलकर आपका कॉपर को इंडिविजुअल कर देता है और साथ में वाटर फॉर्म कर जाता है। और यही वाला कॉपर जो होता है, इसको हम लोग क्या इंडिविजुअल यूज करते हैं, उसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, और रिफाइनिंग करने के बाद हम लोग इसको प्योर मेटल की तरह यूज करते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। तो कॉपर कम रिएक्टिव होने के कारण हम लोग आसानी से रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करने के बाद उसका हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो वही चीज लिखा हुआ, कॉपर विलो हाइड्रोजन गैस, दैट इज वाई कॉपर इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव रिस्पेक्ट टू ऑल दिस मेटल्स, सोडियम, एल्युमिनियम एंड पोटेशियम। ओके ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, एल्युमिनियम एंड पोटेशियम आर एक्सट्रीमली स्टेबल। स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये रिएक्टिव है, बिकॉज दोज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ काफ़ी अच्छा स्टेबल होता है, एफिनिटी होता है, मतलब काफ़ी अच्छा से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए क्या बोल रहा है, देयर ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस ओनली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इन लोगों का, हम लोग का जो रिड्यूस किया जाता है ओनली इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के थ्रू ही हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं, एंड नॉट बाय एनी रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब किसी रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हेल्प से इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप बोलिएगा तो इसमें और एक क्वेश्चंस भी है शायद, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइसिस हटाइए, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ भी थोड़ा बता दे रहे हैं, जो आपका किसी भी मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। एक स्लाइड में हम ले लेते हैं, ठीक है। एक स्लाइड, इसके लिए ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं आपका, ठीक है, न्यू स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब होता है, उसमें प्रोसेस क्या होता है, पहले और को फाइंड आउट किया जाता है मिनरल से, और क्या होता है, जिससे हम लोग चिपीली से आराम से मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ क्रशिंग किया जाता है या फिर ग्राइंडिंग किया जाता है। क्रशिंग कुछ नहीं होता है, वो जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है ना, और उसको पाउडर फॉर्म में चेंज किया जाता है, और कुछ है नहीं, डरना नहीं है क्रशिंग से, क्रशिंग या ग्राइंडिंग से, ठीक है। इसको क्रशिंग, ठीक है, क्रशिंग्स यहाँ पर लिख दे रहा है अच्छा से, क्रशिंग्स और ग्राइंडिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग, ठीक है। क्रशिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, उसके बाद इसका कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन से भी डरना नहीं है, कंसंट्रेशन मतलब उसका सफाई करना होता है, मतलब साफ करना होता है, जो पाउडर फॉर्म में जो एक्स्ट्रा उसका मतलब इम्प्योरिटीज़ होता है उसको हटाना ही कंसंट्रेशन कहलाता है, मतलब उससे अलग करना या सेपरेट करना, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन। इसके भी बहुत सारे मेथड होता है, तो आप लोग का बुक में मेथड क्या क्या दिया, एक तो होता है ग्रेविटी सेपरेशन, बहुत ईजी होता है ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। उसके बाद होता है ग्रेविटी सेपरेशन, कुछ नहीं होता आपका, ग्रेविटी फोर्स का यूज़ किया जाता है उसको अलग करने के लिए, जो ज़्यादा डेंसिटी होता है उसको अलग किया जाता है, जो आपका जिसका डेंस कम होता है यानी कि जो हल्का होता है, लाइट होता है, उसको अलग किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फोर्थ फ्लोटेशन, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ हो गया, उसके बाद क्या होगा आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, ये भी बहुत इजी होता है, जो एक इसके लिए किसका मतलब कौन सा मेटल के लिए किया जाता है, जो आपका मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मतलब आयरन हो गया, उस सब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब एक ऐसा चीज़ लिया जाता है जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाए, और ऐसा होता है जो एक ऐसा प्रॉपर्टी जो मतलब इम्प्योर होता है, वो चीज़ मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, उसको अलग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका केमिकल मेथड भी है, क्या है आपका केमिकल मेथड, ठीक है, केमिकल मेथड है। उसके बाद आपका केमिकल मेथड, और इसी को लीचिंग भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लीचिंग, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। पहला क्या, ग्रेविटी सेपरेशन, उसके बाद फोर्थ फ्लोटेशन, उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद केमिकल मेथड या फिर लीचिंग, इसी को लीचिंग बोला जाता है, ठीक है। मतलब इससे कुछ है नहीं ऐसा, मतलब ये यहाँ पर क्या किया जाता है, केमिकल मेथड में आपका मतलब एक सुइटेबल रिएजेंट मिला जाता है, ठीक है, जो उसमें एक चीज़ जो हो उसमें मतलब वो सॉल्युबल हो, चाहे वो और सॉल्युबल हो, चाहे वो इम्प्योरिटी सॉल्युबल हो, ठीक है। और अगर और सॉल्युबल होता है तो इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, नहीं सॉल्युबल होता है, और वो नीचे सस्पेंडेड हो जाता है, फिर उसको हम लोग फिल्टर के थ्रू क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। समझ में आ गया आप लोग को ना। तो यही होता है और का एक्सट्रैक्शन। और क्या होता है, जहाँ से हम लोग मेटल डेफिनेटली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 99%, ठीक है।
मतलब चीपली आसानी से कर सकते हैं। और ये किसका पार्ट होता है? मिनरल्स का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? मिनरल्स का पार्ट होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो कुछ कुछ अगर आप लोग बोलेगा तो कुछ मैन और भी बता दे रहे हैं। मान लीजिए आपका पोटेशियम का क्या होता है, और बताइए, जहाँ से हमको पोटेशियम मिल जाता है तो उसका होता है क्या होता है? कैरेनलाइट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका भी है। सोडियम का रॉक सॉल्ट होता है, ये सब सॉल्ट फॉर्म में जब पाया जाता है। ये जो जितना सारा रिएक्टिव है ना, जैसे KNCA, ये सब जो होता है आपका सब सॉल्ट के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? सॉल्ट के फॉर्म में। फिर इसको क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे इंपॉर्टेंट आपको कुछ कुछ लिख दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे हो गया आपका एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, इसका बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट। ठीक है, और एक तो क्रायोलाइट होता है। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होता है? क्रायोलाइट। क्या होता है? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2 Na2 Na3, हाँ Na3Al F6। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब ये आपका एल्युमिनियम का क्या और है। और अगर बोलेगा जिंक का, जिंक ब्लेंड, ये सब आपको याद रखना है। 1 मार्क्स का पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये जिंक है। जिंक का क्या होता है? आपका जिंक ब्लेंड, जिसको क्या बोलते हैं? ZNS बोला जाता है। ठीक है, जिंक ब्लेंड। क्या होता है? जिंक ब्लेंड। उसके बाद क्या होता है? PB का, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PB का है ना, गैलिना जिसको बोला जाता है, गैलिना। इसका क्या होता है? फुल मतलब फॉर्मूला PBS। क्या होता है? PBS। ठीक है, कॉपर का भी, कॉपर पाइराइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉपर का क्या होता है आपका? कॉपर पाइराइट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? CuFe सल्फर का 2। ठीक है, डायटोमिक फॉर्म में। तो ये क्या हो गया? कॉपर का। और सबसे Hg, ये भी इंपॉर्टेंट है। Hg का सिनेबार होता है, आपको पता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HgS। ठीक है, इसका क्या होता है? सिनेबार। सिनेबार। ठीक है, Hg का सिनेबार हो गया। और Ag का अर्जेंटीनाइट, मतलब जो चांदी का होता है वो क्या होता है? अर्जेंटीनाइट। क्या होता है? अर्जेंटीनाइट। 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 ठीक है, AgS। इसको क्या बोला? AgS। ठीक है, AgS या फिर Ag2S भी बोला जाता है, Ag2S। ठीक है, ये हो गया। ये मेन आपका मेटल का हम क्या बता दिए? आपका ओर्स बता दिए। ठीक है, आ गया समझ में? क्रशिंग और ग्राइंडिंग भी कोई चीज़ नहीं होता, उसको पाउडर फॉर्म में मतलब टुकड़ा किया जाता है, मतलब पाउडर किया जाता है, फिर उसका सफाई किया जाता है। सफाई का भी प्रोसेस देख ली, ग्रेविटी सेपरेशन, फोर्थ पॉलिटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और केमिकल मेथड या फिर लीचिंग बोला जाता है उसको। ठीक है, और ये मेन मेटल का हम लोग क्या देख लिए? आपका ओर्स देख लिए, जहाँ से डेफिनेटली क्या निकालते हैं हम लोग? मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन था? दोनों कंप्लीट हो गया क्या क्वेश्चन? रुकिए ना, हाँ वो कॉपर आंसर हो गया उसका, उसका भी देख लिया हम लोग। उसके बाद आपका क्या है? एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ रिएक्टिव मेटल। हाँ, तो इसको ये वाला क्वेश्चंस का वो वाला इमेज को हम लोग यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस नॉट कर। मतलब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन जो है आपका मतलब वो सही नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है और कॉपर इलेक्ट्रोड के थ्रू, विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है? एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर इन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। चलिए उस इमेज में जाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, मतलब जिस मेटल को हम लोग को चाहिए होता है, उसी का सॉल्ट फॉर्म लिया जाता है एज ए व्हाट? एज ए मतलब इलेक्ट्रोलाइट सेल, है ना। मतलब वो उसका सॉल्ट फॉर्म लिया जाता है सॉल्यूशन में। ठीक है, ताकि वहाँ पर क्या हो सके? आयन जो होता है वो मूव कर सके और करंट फ्लो कर सके। ठीक है, तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, अगर बोलिएगा तो हम लोग 2 रिएक्शन हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एट द कैथोड साइड, रेड पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एट द कैथोड साइड, एट द कैथोड साइड, कैथोड साइड। ठीक है, दूसरा पेज में चल जाते हैं, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट करते हैं इनको पेज, न्यू स्लाइड, सेलेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है? मतलब 2 रिएक्शन टेक प्लेस करता है एट द ड्रॉ पेन एट द कैथोड। ठीक है, एट द कैथोड साइड, वहाँ पर क्या होता है आपका? अच्छा, और एक चीज़ आपको बताने भूल गया, थोड़ा सा रुकिए, है ना। ये आपका कैथोड जो होता है ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्या बोला? नेगेटिव टर्मिनल। और जो ये एनोड होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। पता है क्यों? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक होता है पूरा, जहाँ पर आपका ये होता है, मतलब जहाँ पर सॉल्यूशन को रखा जाता है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा हो रहता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड। मतलब ये वाला एनोड है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ एनोड। ठीक है,
क्या बोलते हैं उसको, एनोड बोलते हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो आपका नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर दो रिएक्शन टेक प्लेस करता है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है। किसका, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पर दो चीज़ होता है, एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बता रहे आपको, वहाँ पर दो रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड में दो रिएक्शन टेक प्लेस करता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं उसको। तो एट द कैथोड में क्या होता है, इसको कैथोड को क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव या फिर नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, एक तो रिएक्शन टेक प्लेस करता है Cu2+। ठीक है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इससे पहले आपको समझना होगा एनोड में क्या होता है, तब ना ये समझ में आएगा। ठीक है, पहले एनोड को समझा रहे हैं, एट द एनोड साइड। ठीक है, एट द एनोड ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कॉपर अपना दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाता है, Cu2+ बनाता है। कॉपर अपना दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, क्या बनाता है, Cu2+ बनाता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है आपका, कॉपर अपना दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर से ही अपना इंडिविजुअल कॉपर बनाता है। आ रहा समझ में ना। तो एक्चुअली हम क्या बताना चाह रहे हैं एनोड में। ठीक है, यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ पर क्या होता है आपका, जो इलेक्ट्रॉन ये एनोड में क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ना गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशंस बोलते हैं। तो मतलब और ये वाला होता कहाँ पर है, एनोड इलेक्ट्रोड में होता है। कहाँ पे होता है, एनोड इलेक्ट्रोड में। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एनोड टर्मिनल है यानी कि पॉजिटिव वाला, यहाँ पर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है। इसको अगर हम मिटा दें थोड़ा सा के लिए पूरा, ठीक है, तो आपका क्या बोल रहे हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करता है। क्या करता है, लॉस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, आपका एनोड में होता है। तो उसका सबसे अच्छा ट्रिक है PaO, पाओ। तो पाओ से हो गया आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ए से हो गया आपका एनोड, और ओ से हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये हो गया पॉजिटिव। आपको पता है एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये बीच वाला इसका फुल फॉर्म एनोड, ये क्या इलेक्ट्रोड है, एनोड। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्यों, क्योंकि कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है और Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है। हम लोग जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, कॉपर का हो रहा है। तो हम लोग देख लिए एनोड के साइड क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट एट द कैथोड साइड दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। मतलब जो Cu2+ है वो प्लस क्यों बनाया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। Cu2+ वो अपना आयन को क्या किया, वो मतलब Cu2+ बनकर वो सॉल्यूशन में क्या हुआ, सॉल्युबल हो गया। मतलब यहाँ से कॉपर जो यहाँ पर था आपका, इस प्लेट में कॉपर जो था वो कॉपर इसमें आके घुल गया और वो Cu2+ बना, Cu2+ बना, Cu2+ बना। और ये क्यों Cu2+ बना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। और ये वाला Cu2+ फिर डिपोजिशन हो जाएगा कहाँ पर, आपका कैथोड पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैथोड पे उसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्यों मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मेटल का डिपोजिशन लिखा हुआ है, मेटल डिपोजिट हो जाएगा। समझ में आएगा, मतलब कैथोड में जो आपका कॉपर है, यहाँ पर कॉपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। कहाँ पर, आपका कैथोड पे जो नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो वहाँ पर क्यों हो रहा है डिपोजिशन, क्योंकि जो Cu2+ था ये आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन को दो को एक्सेप्ट करेगा तो वो स्टेबल होगा, यानी कि वो इंडिविजुअल अपना अपना इनिशियल पोजीशन पे वो जा पाएगा। और वो कहाँ मिलेगा, उसको कैथोड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कैथोड में मिलेगा। समझ में आ गया। तो इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हम अगर उस स्लाइड में जाते हैं तो यहाँ पर कॉपर को अगर इलेक्ट्रॉन मिला तो यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गेन किया इलेक्ट्रॉन का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ, मतलब कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसीलिए इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कैथोड को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, कैथोड को हम लोग, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन टेक प्लेस करता है। तो इसका भी एक अच्छा ट्रिक है। हम लोग देख लिए क्यों क्यों यहाँ पर रिडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, तो यहाँ पर रिडक्शन टेक प्लेस किया। तो इसके लिए ट्रिक एक बहुत अच्छा है,
CR, ठीक है। आपको पता है दिल्ली NCR है ना, नेशनल कैपिटल रीजन होता है। तो उसी तरह ये हो गया आपका N से नेगेटिव, आपको पता है जो कैथोड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। और C से हो गया कैथोड, क्या हो गया, कैथोड। और ये R से हो गया रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। तो R से हो गया रिडक्शन, C से हो गया कैथोड, और आपका N से हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो आपका जो रिडक्शन है वो कहाँ पर हो रहा है, आपका कैथोड में हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको ट्रिक रखने के NCR और इसको पाव, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। पॉजिटिव देखिए पाव से पाव, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और आपका NCR क्या, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, समझ में आ गया। पाव पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, NCR नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। ये दो ट्रिक आपको याद रखना होगा एग्जाम में, ठीक है। पूछा जाएगा कौन सा, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ रिडक्शन होता है। ये समझ में आ गया आपको, दो रिएक्शन टेक प्लेस किया। तो हम लोग फाइनली क्या बोल सकते हैं, कॉपर इज फॉर्म एट द कैथोड एंड कॉपर टू आयन आर फॉर्म एट द एनोड। क्यों, क्योंकि कॉपर इज फॉर्म एट द कैथोड, क्योंकि कॉपर वहां पर Cu2+ को, दो इलेक्ट्रॉन को वो क्या किया, गेन किया, और वो क्या बना, Cu बना। कहाँ पे बना जी, वो आपका कैथोड में बना, कैथोड में बना ना, क्योंकि कैथोड में उसको इलेक्ट्रॉन मिला। तो कैथोड इज फॉर्म एट द कैथोड, मतलब कॉपर इज फॉर्म एट द कैथोड एंड कॉपर 2 आयंस आर फॉर्म एट द एनोड। क्यों कॉपर 2+ बना, क्योंकि कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और वो लॉस कहां पर किया, एनोड पे किया, तो वहां पर Cu2+ बना। समझ में आ गया आप लोगों को। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कॉपर एटम गेन इलेक्ट्रॉन एट द कैथोड एंड कॉपर 2 आयंस लॉस इलेक्ट्रॉन एट द एनोड। मतलब क्या बोल रहे हैं, कॉपर एटम गेन इलेक्ट्रॉन एट द कैथोड एंड कॉपर 2 आयन लॉस इलेक्ट्रॉन एट द एनोड। समझ में आ गया आप लोग को। मतलब कॉपर ने लॉस किया कहाँ पे, एनोड पे। कॉपर ने गेन किया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, कैथोड पे। आ गया समझ पे। और वो Cu क्या हो गया, वहाँ पर डिपोजिशन हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा। तो ऑप्शन को एक बार हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन था वहाँ पर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था जी, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ। तो पहला क्या बोला, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन द पॉजिटिव साइड। क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर क्या पॉजिटिव में, ऑब्वियस सा बात है, पाओ पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, तो पॉजिटिव साइड में किया ना, यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ देखिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो, ये भी सही है, मतलब नॉट ट्रू बोला, कौन सा गलत है बोल रहा, तो ये तो सही है। दूसरा क्या बोला, द करंट इज कैरिड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट बाय आयन। ऑब्वियस सा बात है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, करंट फॉलो करता है। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन, due to the presence of ion. That's why current is passes through the one electrode to the another electrode, but it also is connected by a battery. That means its circuit will be completed. Okay, getting my point. तो ये चीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव वो तो समझ गए, इलेक्ट्रोलाइटिड के कारण वहाँ पर करंट क्या हो रहा है, आपका क्या बन रहा है, आपका कैरी आउट होता है। जैसे आपको फिर से इमेज में बता रहा है, रुकिए देखिए, ये वाला आपका पूरा सॉल्यूशन था। ये सॉल्यूशन दोनों आपस में फिजिकली टच तो नहीं है भाई। अगर फिजिकली टच होता तो वो आपका कंप्लीट सर्किट बन जाता है। आपको पता करंट क्लोज सर्किट या फिर कंप्लीट सर्किट में ही फॉलो कर सकता है, बट ये दोनों फिजिकली टच नहीं है। तो फिजिकली अगर टच नहीं तो कैसे ये करंट मूव कर रहा है भाई, तो ये मूव कर रहा है, जो कॉपर आयन है यहाँ पे, जो कॉपर आयन है यहाँ पे, वो मूव करने में इसको मदद कर रहा है। समझ में आ रहा है, ये कॉपर आयन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और वो सर्किट जो हो रहा है वो आपका कंप्लीट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर पा रहा है, और पूरा सर्किट में करंट मूव कर पा रहा है। आ रहा समझ में, यही चीज हम बता रहे थे, ठीक है। तो हम लोग पूरा इसको देख लिए, तो एट द सब देख लिया हम लोग क्या हो रहा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन में थे हम लोग ना, तो द करंट इज हाँ थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक देख लिया हम लोग, फिजिकली कांटेक्ट नहीं है, बाय किससे मतलब कनेक्टेड है, बाय आयंस के थ्रू कनेक्टेड है। समझ में आ गया। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लॉसेस मास। क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लॉस मास कर रहा है, तो थोड़ी फिगर में एक बार फिर से जाते हैं। तो फिगर में क्या हो रहा था, ये जो पॉजिटिव आयन है यहाँ से Cu क्या हो रहा था, Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था ना। तो इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर रहा है तो वहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ पर उसका मास हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये भाई अगर तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कॉपर, तो उसका तो मास कम हो रहा है ना भाई। अगर वहाँ पर अगर मास कम हो रहा है तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते क्या उसका मास, हालांकि ओवरऑल मास जो है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसका मास जो एनोड से अपना मास को लॉस कर रहा है, ये आपका एनोड, ये मास यहाँ पर डिपोजिशन हो जा रहा है, यानी कि इसका मास और इसका मास लास्ट में इक्वल हो जा रहा है। मतलब सॉरी इक्वल नहीं बोलेंगे, मतलब लास्ट में पूरा सॉल्यूशन का मास कांस्टेंट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि पहले एनोड के पास जो मास था, अब यहाँ से कॉपर मतलब सॉल्यूशन में आया, और Cu2+ जो आया फिर यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, कहाँ पे आपका, कहाँ पे, कैथोड साइड पे। तो इसका एनोड का क्या हो गया, मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। नहीं समझ में आ रहा, कैथोड का मास
डिक्रीज हो गया, सॉरी एनोड का मास डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से Cu2+ आया सॉल्यूशन में और वो Cu2+ कहाँ पर डिपोजिटेड हो गया? आपका एनोड में हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं आपका क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो मास जो है आपका एनोड का वो घट गया। तो वही वाला सॉल्यूशन में था ना ऑप्शन में, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लॉस, हाँ ऑब्वियस बात है, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लॉसेस मास, ठीक है। या फिर हम लोग इसको अगर ऐसा बोल सकते हैं, कॉपर एटम्स इन द इलेक्ट्रोड लॉस इलेक्ट्रॉन एंड इंटर द सॉल्यूशन एज copper 2+ ion causing the electrode to dissolve and loss mass. Okay, getting my point? And the second option we can say that cathode Cu2+ ions from the solution gain electron and deposit as the copper metal increasing the electrode of mass. मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जो आपका कैथोड साइड है वहाँ पर गेन किया कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को और वहाँ पर डिपोजिशन हो गया और डिपोजिशन होने के कारण उसका इंक्रीज हो गया क्या? इलेक्ट्रोड मास इंक्रीज हो गया, मतलब आपका कैथोड साइड मास इंक्रीज हो गया। मतलब ये सी नंबर भी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड लॉस मास यानी कि एनोड साइड और ये कैथोड साइड क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर कैथोड साइड लिखा था, तो अगर यहाँ पर कैथोड साइड लिखता, ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइड लिखता, तो वहाँ पर क्या होता आपका मास इंक्रीज हो जाता, मास इंक्रीज हो जाता, ठीक है, मास इंक्रीज हो जाता। समझ में आ गया आप लोगों को? कैथोड साइड या फिर इसको मास हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइड, ठीक है। और डी नंबर क्या, द नंबर ऑफ कॉपर आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट सीरीज, नहीं ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जो पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक है वहाँ पर आयन हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। देखिए उस फिगर में हम जाते हैं फिर से, ठीक है। ये वाला आपका देखिए पूरा फिगर है, यहाँ पर मास जो है वो कंप्लीटली क्या कांस्टेंट है। क्यों? मतलब कांस्टेंट है आपका इलेक्ट्रो आयंस, क्योंकि यहाँ से ये सॉल्यूशन में आया, फिर यहाँ पर डिपोजिट, इसको अगर पूरा मिटा दे तो और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए क्या हो रहा है, आपका यहाँ से कॉपर आया, फिर डिपोजिशन हुआ, कॉपर आया, फिर डिपोजिशन हुआ, कॉपर आया, फिर डिपोजिशन आया, कॉपर आया, फिर डिपोजिशन हुआ, कॉपर आया, फिर डिपोजिशन आया, कॉपर आया, फिर डिपोजिशन आया, कॉपर आया, फिर डिपोजिशन हुआ। मतलब ओवरऑल आयन जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो ऑप्शन डी में अगर हम जाते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ कॉपर आयन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द रेट ऑफ कॉपर डिपोजिशन एट द कैथोड इज इक्वल टू द रेट ऑफ कॉपर डिसोल्यूशन एट द एनोड। क्या बोल रहे हैं हम? द नंबर ऑफ कॉपर आयन दैट मीन्स Cu2+ इन द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द रेट ऑफ कॉपर डिपोजिशन एट द कैथोड इज इक्वल टू द रेट ऑफ कॉपर डिसोल्यूशन एट द एनोड साइड। दैट मीन्स मतलब वो दोनों इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। मतलब जितना रेट से ये तुम्हारा डिपोजिशन हो रहा है सॉल्यूशन में, उतना ही रेट से वो यहाँ पर डिपोजिट हो जाए। मतलब जितना रेट से यहाँ पर सॉल्यूशन में आ रहा है, अलग हो रहा है एनोड से, उसी उतना ही रेट से वो कैथोड में क्या हो जा रहा है, डिपोजिशन हो जा रहा है। मतलब दोनों का जो आयंस है वो कांस्टेंट है। तो कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कैसा फील हुआ, कैसा समझ में आया आप लोग को, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह आपको लेक्चर मिलेगा ICSE का, तो इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा हो पाएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मेहनत लगता है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि रातों रात आपका PPT बन जाता है, एक दिन में PPT बन जाता है। PPT बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और समझाने के लिए भी सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम आके ये कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। तो थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा अगर आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है अगर इससे, ठीक है। मतलब अगर बोलेंगे इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड इट इज़ पॉसिबल देन प्लीज़ शेयर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। समझ में आएगा डी नंबर, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ ए वेपर डेंसिटी ऑफ 22, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक वेपर डेंसिटी 22 दिया हुआ है, ये मॉल कॉन्सेप्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोला, किसका यहाँ पर मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब इक्वल होगा, ठीक है, हैज़ ए मोलर मास। तो आपको पता है मोलर मास जो होता है, लिखा भी हुआ है, वो क्या था, सॉरी, वेपर डेंसिटी इंटू 2 होता है। जो मोलर मास होता है वो वेपर डेंसिटी का वैल्यू क्या देगा, 22, ये 2, तो आपका मोलर मास कितना हो जाएगा, आपका 44 हो जाएगा। अब 44 किसके बराबर आता है, अब 44 ग्राम पर मोल है, ठीक है। ये ग्राम पर मोल क्यों आ रहा है, इसको भी हम थोड़ा सा बताएंगे अभी, है ना। तो पहला वाला का अगर मास को हम फाइंड आउट करते हैं, तो कार्बन का मास 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 × 4, तो 12 + 4 16 हो गया, 16 ग्राम पर मोल। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये कट गया। सेकंड वाला का देखते हैं, 12 × 2 + 1 × 4, 24 + 20, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला का देखते हैं, 12 + 1 × 6, मतलब क्या हो जाएगा, 18, ये भी नहीं होगा। चौथा आपका वाला का देखते हैं, आपका 12 × 3 + 8, तो 36 + 8, तो क्या होगा, 44 होगा। देखिए ये 44 आ गया। और आपका क्या था, आपका जो क्या बोला था, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ए वेपर डेंसिटी 20, द मॉलिकुलर फार्मूला और द मॉलिकुलर फार्मूला किसके बराबर, 44 ग्राम पर मोल आ रहा है। और यहाँ पर भी देखिए 44 आ रहा है, ठीक है।
मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। क्या आ रहा है आपका 44 आ रहा है, मतलब आपका कौन वाला आंसर सही हुआ, डी नंबर आंसर सही हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला था, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ अ वेपर डेंसिटी दिया हुआ 22, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एटॉमिक वेट इतना, किसका ये 44 है, कौन सा मॉलिकुलर फार्मूला इसके बराबर है, तो कौन सा है, डी नंबर है, ठीक है। और एक चीज़ हम बता दे रहे, ये आपका ग्राम पर मोल क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है स्टोइकियोमेट्री चैप्टर में बहुत अच्छा दिया हुआ है आपका स्टोइकियोमेट्री या मोल कॉन्सेप्ट में, आपका जो मोल्स होता है ये आता है आपका गिवन मास, ठीक है, बाय मोलर मास। क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोल्स को अगर हम लोग मोलर मास को इधर ले जाते हैं, मोलर मास को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय आपका मोल्स, क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोल्स। तो मोलर मास, गिवन मास को हम लोग किस में निकलते हैं, ग्राम में, और आपका मोल्स को मोल में, मोल्स को मोल में। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाले, ग्राम पर मोल, इसीलिए इसका यूनिट ग्राम पर मोल होता है। समझ में आ गया आप लोग को, जो कितना 44 ग्राम, और ये इसके बराबर हो गया। कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रहा है क्या, मोल क्या होता है बोल के, ऐसा भी फील हो रहा है क्या, बता दे 1 मोल क्या होता है। तो 1 मोल कुछ नहीं होता, एक नंबर होता है, वो कौन सा नंबर होता है वो भी बता दे रहे। 1 मोल जो होता है आपका, ये क्या होता है, ये इसमें क्या होता है 6.022 10⁻23 क्या होता है आपका, ये इतना एटम्स हो सकता है, इतना मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और इतना आयंस हो सकता है, ठीक है। एक नया स्लाइड में लेके इसको समझाते हैं, होम पे चल जाते हैं, क्या हो रहा है, होम्स में चल जाते हैं, इसका इंसर्ट होम, न्यू स्लाइड सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर एक अगर लेते हैं हम, तो क्या बता रहे, एक मोल हम देख लिए क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। ये होता है, अगर ये कितना किसके बराबर होता है, ये एटम हो सकता है इतना, ये आपका क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर आयंस हो सकता है, ठीक है, आयंस हो सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम अगर समझाएं यहाँ पर तो क्या होता है, देखिए इस मोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर, क्यों, क्योंकि उसका भी जो वैल्यू होता है वो भी क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है ये, समझ में आ गया, ये अब उसके बराबर होता है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली टू दिस वैल्यू। समझ में आ गया आप लोग। तो अगर इसको थोड़ा सा अच्छा समझाएं, अगर बोल दे वन मोल ऑफ कार्बन हैज़, क्या बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 23 वाट 23 23 आपका कार्बन एटम्स, 23 कार्बन एटम्स। मतलब अगर बोला कि 1 मोल कार्बन है तो कितना एटम है कार्बन का, इतना एटम है। अगर बोल दिया 1 मोल ऑफ H2O व्हाट, H2O हैज़, H2O तक मॉलिक्यूल्स है तो इतना सारा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 मोल ऑफ व्हाट, मान लीजिए यहाँ पर K प्लस लेते हैं, हैज़ कितना कितना आयन 6.022 इंटू 10⁻23 व्हाट K प्लस आयन, इतना आयंस हो जाएगा। समझ में आ रहा, मतलब ये उसका वैल्यू है 6.022 टू 10⁻23 के प्लस। ये समझ में आ गया आप लोग। तो मोल से डरना नहीं है, वो एक नंबर है, और जो किसके बराबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मॉलिक्यूल्स इज नोन एज आल्सो एवोगैड्रोस नंबर, ओके, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, ओके, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, तो उसका आंसर सॉल्व हो गया ना, हो चुका है। मोलर मास देख लिए, मोलर मास इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। अगर वेपर डेंसिटी से डर रहा है क्या, वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो ये कुछ नहीं होता है, ये एक रेशियो होता है ऑफ ए मास ऑफ एन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस और वेपर टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी का मतलब मास को कंपेयर किया जाता है वॉल्यूम ऑफ एन गैस का किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है, ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम, ये दोनों का रेशियो होता है वेपर डेंसिटी, ओके। और आपको पता है हाइड्रोजन का वैल्यू क्या था, मास 2 होता है 1, ठीक है। आगे समझ में आप लोगों को। H2 डायटोमिक होता है ना, इसीलिए 2 होता है उसका मास, ओके। H2 का हम बता रहे, नॉट H, इंक्लूड नॉट, हम मॉलिक्यूल्स फॉर्म में बात कर रहे हैं, हो गया, गेटिंग माई पॉइंट। आपका उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का, इन द रिएक्शन गिवन बिलो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड कैसा काम कर रहा है वो बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से काम किया जा रहा है, तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फ़र का क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए सल्फ़र का क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका सल्फ़र का यहाँ पर आपका S जो है आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को, क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि H2SO4 किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर सब्सटेंसेस विच ऐड ऑक्सीजन एटम टू अदर कंपाउंड और रिमूव हाइड्रोजन। पता है आपको, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, एटम्स फ्रॉम अदर कंपाउंड। सल्फ्यूरिक एसिड एज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट ऑक्सीजन एटम टू ए सल्फर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड विद H2SO4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मतलब H2SO4 किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सल्फर किस में कन्वर्ट हो रहा है? SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये आपका H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? H2SO4 सल्फर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया आप लोग को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, एसर्शन और रीजन से क्वेश्चन है क्या? उसके बाद द और दैट भी एसर्शन रीजन्स क्या है आपका क्वेश्चन? द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग डाउन द ग्रुप आपका। हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो एसर्शन में क्या बोल रहा है? द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ ये तो सही है। क्यों? आपको पता है हम लोग डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो उसका सेल नंबर जो होता है इंक्रीज होता है। मान लीजिए पहला सेल को ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, तो आपको पता है हाइड्रोजन में कितने सेल होते हैं? एक सेल होते हैं। लिथियम में 2 सेल होते हैं। सोडियम में कितना सेल होते हैं? 3 सेल होते हैं ना जी। पोटेशियम में कितने सेल होते हैं? 4 सेल होते हैं। 4 सेल होते हैं। तो आपका जितना नीचे जा रहा है उसका सेल नंबर बढ़ रहा है। तो इंक्रीज डाउन द ग्रुप लूजिंग क्या? द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। हाँ, तो जितना ये न्यूक्लियस से जितना इसका डिस्टेंस बढ़ता है ना, जितना इसका डिस्टेंस बढ़ता है तो उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का मतलब पॉसिबिलिटी भी बढ़ता है। क्यों? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज, हाँ ये इंक्रीज होता है। पहला नंबर देख लें। अरे भाई कुछ नहीं हम समझा रहे, देखिए आपका सेल बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस के साथ फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है। ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, हम बस रेंडमली बता रहे हैं। ये यहाँ पर भी 3 सेल वाला एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पर तीसरा सेल हो गया। उसी तरह आपका मान लीजिए चौथा सेल अगर रहेगा तो इसका डिस्टेंस और बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, यहाँ से न्यूक्लियस से बीच में जो इसका डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ से इसका डिस्टेंस ये कम है, इसका डिस्टेंस और थोड़ा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ये, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा? लॉस कर देगा। ई क्या बन जाएगा? E+ बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये बता रहे, तो वो टेंडेंसी उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। रीज़न क्या? द मोस्ट रिएक्टिव मेटल प्लेस एट द टॉप ऑफ द ग्रुप। हाँ, जब मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो टॉप में है क्या, तो हम लोग क्या जानते हैं? रिएक्टिव मेटल्स क्या होता है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं? क्या होता है? द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एट द टॉप। हाँ, टॉप में नहीं रहता, ये आपका सबसे डाउन में रहता है। अगर आपको पहला इसको अगर फिर से अच्छा से आपको लिख के बता दे रहे हैं ये वाला, अच्छा यहाँ से लिख दे, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला ग्रुप कोई मान लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हलीना के, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो आपको पता है जितना नीचे जाएंगे हम लोग, नीचे जितना जाएंगे उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर जो होगा वो बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि आपका न्यूक्लियर मतलब फोर्स जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्टेंस। ओके, तो हम लोग जानते हैं फ्रांसियम बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और फ्रांसियम क्या बना सकता है? Fr+ बना सकता है। मतलब जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, मतलब डोनेट करता है, वो उतना रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो आपको पता फ्रांसियम बहुत जल्दी डोनेट करेगा, मतलब वो उतना रिएक्टिव है। तो ये तो आपका टॉप में नहीं है, ये आपका कहाँ है? डाउन में। तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। रीज़न क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ में? टॉप में नहीं रहता, ये कहाँ रहता है? बॉटम में रहता है। यहाँ पर टॉप की जगह क्या होता है? बॉटम। ठीक है, तो इसका पहला क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एज वी मूव डाउन एनी ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। देखिए इसका क्यों एटॉमिक साइज इंक्रीज? क्योंकि इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, और रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड लेस टाइटली मतलब इसका जो न्यूक्लियर फोर्स रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ जो टाइटली पैक्ड रहता है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बाय द न्यूक्लियस। ओके, देयरफॉर द लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स ईजियर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, इजीली हो जाता है। सो द टेंडेंसी ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? लॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला तो आपका ये नंबर सही है, असर्शन इज ट्रू, बट फॉल्स तो गलत है, क्योंकि आपका जितना डाउन पे होगा वो उतना रिएक्टिव होगा। ठीक है, टॉप में उतना रिएक्टिव नहीं होता, तो रीजन इज फॉल्स। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज ग्रुप इज 1 एंड द फ्रांसियम। फ्रांसियम सबसे रिएक्टिव क्योंकि सबसे नीचे, विच इज एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप नॉट इन द टॉप, एंड वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो रिएक्टिव मेटल इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप में। ठीक है, वो रिएक्टिविटी सीरीज का नहीं बात करें, हम रिएक्टिविटी ग्रुप का बात करें, इसको याद रखिएगा। वो जो केदारनाथ यानी कि मतलब कि आपका क्या है? आपका पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो अलग चीज़ है, उसका हम बात नहीं कर रहे। सॉरी ये तो दूसरा हो गया आपका। हाँ वही चीज़, वही रिएक्टिविटी से वही चीज़ है।
केदारनाथ का मैगी, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। और ये आपका किसी भी ग्रुप का रिएक्टिविटी सीरीज, तो ग्रुप में हम लोग डाउन द ग्रुप जाने से रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं गलत, ए एंड आर ट्रू नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। ए इज ट्रू, ए सही है बट आर क्या गलत है, तो इसका सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। द और दैट कैन बी कंसंट्रेटेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन, तो मैग्नेटिक सेपरेशन हम लोग किसका कर सकते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन किसका कर सकते हैं? जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो, और हमको पता है आयरन जो होता है वो मैग्नेट से क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। ये हेमेटाइट होता है, ठीक है। हेमेटाइट अब मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है? आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मान लीजिए दो आपका व्हील लिया जाता है, वो इसको कन्वेयर के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट के साथ, इस तरह से, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर एक सरफेस रखता है, और सरफेस ये क्या करता है? आपका बेल्ट जो होता है ये मूव करता है। एक ऐसा चीज़ लिया जाता है जो आपका मैग्नेट हो, मतलब यहाँ पर मैग्नेट ये किया जाता है ना, यहाँ तक मैग्नेट रहता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है आपका, जैसे ये दोनों जो आपका ओर रहता है वो ओर आता है, और जो मैग्नेट नहीं रहता वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, बाकी यहाँ से गिर जाता है, ठीक है। जो इम्प्यूरिटीज़ रहता है, इम्प्यूरिटीज़ वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है। और ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि आयरन का जो ओर होता है वो हेमेटाइट होता है, वो आगे चल जाता है, ठीक है, और यहाँ तक चल जाता है, ये सेपरेट हो जाता है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या बोलता है? मैग्नेटिक सेपरेशन। समझ में आ गया आपको? उसी क्वेश्चन में आपको अच्छा से डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। ये दो व्हील्स लिया जाता है और उसके साथ ये कन्वेयर बेल्ट को जोड़ा जाता है। कन्वेयर बेल्ट क्या करता है? इसके ऊपर रोटेट करता है, ये मोशंस करता है। इसको अगर हम लोग क्या देते हैं? वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो ठीक है। और ये इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हेमेटाइट, मतलब वही होगा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नेट के साथ क्या होता हो? अट्रैक्शन होता हो, ठीक है। क्या होता हो? मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। द डायग्राम गिवन विच शो बॉन्डिंग ऑफ कोवलेंट, मतलब कौन सा यहाँ पर शो द बॉन्डिंग ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा सही है? विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ एटम ए एंड बी बिफोर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म मतलब मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेस्ट है? तो आपको यहाँ पर पता तीन एटम को लिया गया। ए मतलब एक है सेम, और मतलब एक है ए और दूसरा है दोनों इक्वल है। तो इसका पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, पहले बात है दोनों के अंदर दो सेल हैं, मतलब ये सेकंड ग्रुप से आता है, इसके अंदर तीन सेल मतलब थर्ड ग्रुप से आता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपको। पता नंबर ऑफ सेल्स कौन क्या डिसाइड करता है? नंबर ऑफ सेल्स डिसाइड करता व्हाट? ग्रुप सॉरी पीरियड है ना, ये पीरियड को डिसाइड करता है। तो ये दो सेकंड पीरियड से आता है, और ये थर्ड पीरियड से आता है, ये भी थर्ड पीरियड से आता है, ठीक है। तो ए के पास कितना इलेक्ट्रॉन? देखिए तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर 7 और 8, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन बराबर 8 प्रोटॉन, और 8 प्रोटॉन बराबर जेड, और जेड बराबर 8, और 8 बराबर वाट? ऑक्सीजन। ये मतलब ऑक्सीजन है, मतलब कौन ऑक्सीजन? ए नंबर, मतलब ए एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन है। और इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था? 2O6। कहीं 2O6 दिख रहा है? एकदम दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कहीं हाँ, तो ऑप्शन तो छटा गया, यही आंसर होगा। फिर चेक करके देख रहे बी वाला एलिमेंट 1, आपको पता पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था 2, और यहाँ पर कितना 8 होता है, 8 2 10 10, यहाँ पर 11 12 12 13 14 14 15 16, और इसके साथ एक गो आपका क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है 17, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। और 17 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा? 17 प्रोटॉन होगा, और 17 प्रोटॉन बराबर जेड होगा, और जेड बराबर आपका क्या होगा? क्या होगा जी? 17 होगा। 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। तो ये बी नंबर क्या होगा? क्लोरीन। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2 8 और 7 होता है। और ये कौन सा ग्रुप से आता है जी? 17 ग्रुप से आता है। और ये पीरियड देखिए तो थर्ड पीरियड में आता है, देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में ऑब्वियस सा बात आता है। और ये कौन सा ग्रुप का आता है? हेलोजन फैमिली से। किससे? हेलोजन फैमिली से, ठीक है। हेलोजन फैमिली से आता है, और ये थर्ड ग्रुप में रहता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम? थर्ड पीरियड होना चाहिए भाई। थर्ड 3 तो सेल है, 1 ऑर्बिट्स, सेकंड ऑर्बिट्स, थर्ड ऑर्बिट्स, तो ये थर्ड ऑर्बिट्स में थर्ड्स मतलब थर्ड्स पीरियड में आता है, 3 पीरियड्स में ना, थर्ड पीरियड से ये बिलोंग करता है। ओके, ग्रुप नहीं बता रहे हम, ग्रुप 17 है इसका, लिख दिया हम 17, ठीक है। कैसे? आपका लास्ट में 7 है तो 10 + 7 = 17 ग्रुप्स, ठीक है। समझ में आ गया आपको पूरा? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, और ये कौन सा कैसा बॉन्ड बना रहा है बताइए तो? ए के पास क्या वैलेंसी है? 2 है, और बी के पास क्या है? 1 है। इस तरह से जा रहा है, और ए बी 2 बना रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे मिल रहा है? एक ए के पास आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, और सॉरी बाहर में, तो ए के पास बी इससे एक गो शेयर कर रहा है, और बी इधर एक गो शेयर कर रहा है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और बन रहा है AB2। क्या बन रहा है? AB2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द ऑल कंपाउंड एज होमोलोगस सीरीज, मतलब कौन सा कंपाउंड है जो होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है? ये भी किससे डिफर करता है आपको पता है? CH2 से, और मास में 14 AMU। तो इसका अगर मास देखते तो 12 + 2 तो 14 AMU, या फिर इसी को बोलते हैं 14
यूनिफाइड मास, ठीक है। ये इसका डिफरेंस रहता है दो होमोलॉगस सीरीज के बीच में, ठीक है। तो कौन सा देख रहे हैं, तो पहला आपका देखिए CH4 C2, अगर हम लोग देखते हैं C, यहाँ पर C1 है, H4 है, C2H6 और C3H8, हमको लग रहा है यही वाला, तो देखते चलिए एल्केन ग्रुप से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 है यहाँ पर। तो आपका C, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का CN H2N+2, तो पहला C1 है तो H2 × 1 + 2, तो CH4 आ गया। सेकेंड वाला देखते हैं N = 2 करके, तो H2 × 2 + 2, तो C2H2 × 2 4 + C2H6, हाँ ये भी ठीक है। और क्या आपका C3, तो C3, तो N का वैल्यू 3, 2 × 3 + 2, तो C3 = H3 2 × 3 6, 6 + 2 8, तो C3H8, तो C3H8 भी आ गया, C2H6 भी आ गया और आपका CH4 भी आ गया। तो ये आपका होमोलॉगस सीरीज पहला ही वाला आ गया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल द कंपाउंड्स व्हिच आर मेंबर में होमोलॉगस। अब देखिए सबके बीच में डिफरेंस CH2 का, देखिए यहाँ पर एक C है, यहाँ पर 4 है H2, देखिए फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए CH4 C2H6 C2H6, उसके बाद क्या C3H8, तो सब में डिफरेंस देखिए यहाँ पर CH4, यहाँ पर देखिए C1 बढ़ गया, C बढ़ गया, और H4 था H6 हो गया, मतलब CH2 बढ़ गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया, ठीक है। और यहाँ भी देखिए CH2 इंक्रीज हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 कार्बन, और यहाँ पर 6 से 2 बढ़ गया, मतलब CH2 बढ़ गया। तो ये होमोलॉगस सीरीज को क्या कर दिया, ये मतलब फॉलो किया, ठीक है। तो इसको हम लोग देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसके बाद कितना क्वेश्चन बाकी है, अच्छा है क्वेश्चन 3-4 गो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO3 गैस इज नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन सल्फ्यूरिक एसिड। रीज़न क्या है, डेंस फॉग, आपका डेंस फॉग फॉर मिस्टी ड्रॉपलेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स आर फॉर्म विच इज़ डिफिकल्ट टू प्रोसेस, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। किसको हम लोग देखते हैं, आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस को। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हेन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द कॉन्टैक्ट SO3 गैस इज नॉट डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर, मतलब SO3 गैस को डायरेक्ट डिजॉल्व नहीं किया जाता, किसको ऑब्टेन करने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। तो उसको हम लोग देख रहे हैं। व्हेन सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड इज ब्रॉट इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वाटर, ये आपका क्या बनता है, H2SO4 बनता है। दिस रिएक्शन इज हाईली, मतलब क्या बोल रहा है, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये जो रिएक्शन होता है काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है अगर SO3 को वाटर के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो। दिस द हीट रिलीज वेपराइज सम ऑफ द एसिड एंड प्रोड्यूस ए डेंस फॉग ऑफ माइन्यूट ऑफ H2SO4 ड्रॉपलेट, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, H2SO4 डेंस ये करता है, और काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, जो काफ़ी मतलब क्या होता है आपका फॉग, डेंस फॉग क्रिएट होता है। विच आर डिफिकल्ट टू कंडेंस, जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्या करने में, कंडेंस करने में और कलेक्ट करने में। देयरफॉर in the contact process SO3 is first absorbed in concentration H2SO4 टू फॉर्म इलियम विच इज लेटर डायल, मतलब पहले से SO3 को पानी में ये किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब SO3 को, ठीक है। क्या लिख रहा है यहाँ पर, देयरफॉर इन द कॉन्टैक्ट SO3 इज फर्स्ट एब्जॉर्ब इन कंसेंट, मतलब पहले ही कंसंट्रेशन SO3 को एब्जॉर्ब किया जाता है कंसेंट H2SO4 के फॉर्म में, उसके बाद उसको डाइल्यूट किया जाता है, मतलब पहले ही प्रोसेस में SO3 को H2O के साथ रिएक्शन नहीं करवाया जाता, क्योंकि ये काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है और काफ़ी वो आपका हार्मफुल हो सकता है, ठीक। तो पहले SO3 को किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ, जो कि पानी कम होता है, ठीक है। फिर क्या बनाता है, एक फॉर्म करता है जिसको ओलम बोला जाता है, विच इज लेटर डाइल्यूट, उसके बाद इसको डाइल्यूट किया जाता है पानी मिलाकर टू रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन H2SO4, जो क्या मिलता है उसके बाद H2SO4। तो हम लोग क्या देखेंगे, तो पहला देखिए नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व, हाँ ठीक है, ये भी सही है। डेंस फॉग ऑफ मिस्टी ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म विच इज डिफिकल्ट, हाँ ये भी सही है, दोनों सही है। तो यहाँ पर आपको रीजन देखने को मिल गया। तो A इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A इज ट्रू, R इज, हाँ यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये मतलब ये करता है डिफिकल्ट टू कंडेंस होने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। आपका गिवन बिलो और 4 आयंस आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आयन विच हैव द सेम, मतलब किस चारों जो एलिमेंट है किसका सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पर Cl पहले बता रही, Cl का कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन होता है, बट यहाँ पर माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और बनाया है क्या Cl माइनस, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लिथियम ने क्या किया, प्लस किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन को वो लॉस किया, तो कितना बचा इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम, लिथियम हो गया Al3+, तो Al के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ओरिजिनली 13 होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन को वो लॉस किया, तो कितना बना इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है, इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। उसके बाद क्या Al3+ हो गया, पोटेशियम हो गया, तो पोटेशियम प्लस दिखा रहा है, मतलब पोटेशियम का कितना इलेक्ट्रॉन होता है 19 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन को वो लॉस किया, तो कितना बचा 18 इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। और आपका 18 इलेक्ट्रॉन कहीं दिखा था, 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब इन दोनों का जो कन्फिग्रेशन होगा वो इक्वल होगा, मतलब क्लोरीन माइनस और
के प्लस, ठीक है। दोनों का केस में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 18 होगा, इसका भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 18 होगा। दोनों का कन्फिग्रेशन किस तरह से होगा, 288 और 288, ठीक है। इन दोनों का ये इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों का इक्वल होगा और ये आपका स्टेबल कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेगा, जो कि आपका नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग देख Cl ने माइनस बनाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, और ये के प्लस बनाया, एक इलेक्ट्रॉन को ये भी लॉस किया, ठीक है। एल माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को गेन किया ये, ठीक है, और ये मतलब ये लॉस किया, इसीलिए पॉजिटिव है। दोनों का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इक्वल हो गया, क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, क्लोरीन और आपका पोटेशियम, तो ये आंसर सी होगा। दोनों का आपका कन्फिग्रेशन जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। आपका विच पेयर ऑफ रिएक्टेंट कैन प्रोड्यूस लेड सल्फेट, लेड सल्फेट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट रिएक्टेंट है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड एंड लेड। तो सल्फ्यूरिक एसिड लेड को हम लिखते हैं यहाँ पर Pb प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो ही नहीं सकता। लेड जो होता है वो हाइड्रोजन, आपका रिएक्टिविटी सीरीज में जो लेड होता है वो काफ़ी नीचे होता है। अगर हम रिएक्टिविटी को फिर से लिखते हैं, केदारनाथ का मैगी आलू जरा फीका पकाता है, देखिए Pb है ना, नीचे है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता, हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ये काफ़ी क्या है आपका, मतलब उतना रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपका देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये रिएक्शन रुके ना, केदारनाथ का मैगी आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है, ठीक है। ये उतना रिएक्टिव नहीं है जितना मतलब वो ये कर पाए, डिस्प्लेस कर पाए। समझ में आ रहा है आप लोग को ना। उसके बाद क्या सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला, सल्फ्यूरिक एसिड एंड लेड ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है आपका, अगर इसका रिएक्शन को हम दिखा दें को सॉल्व करके, तो H2SO4 प्लस लेड हाइड्रोक्साइड, तो PbOH का होल 2, तो ये आपका क्या है, आपका क्या है, ये बेस है और ये आपका एसिड है। तो एसिड बेस रिएक्ट तो करेगा, लेकिन ये क्या होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, H2SO4 के साथ। एंड द मतलब रिएक्शन क्या होता है, लेड सल्फेट मतलब उसको क्या होता है, कोट लग जाता है, मतलब कोटिंग कर जाता है। मान लो मतलब किसी कंटेनर में अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन टेक प्लेस करवाया जाता है, तो ये यहाँ पर कोट कर जाता है, मतलब डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण रिएक्शन जो होता है वो टेक प्लेस नहीं कर पाता अच्छा से, ठीक है। किसका कोट होता है, आपका लेड सल्फेट का, किसका, लेड सल्फेट का, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, PbSO4 बनेगा, लेड सल्फेट, ठीक है, लेड सल्फेट, और ये क्या बन जाता है, यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है इसका, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस क्या होता है, लेड नाइट्रेट, मतलब PbNO3 का होल 2, ठीक है। तो Na2, हाँ ये हो सकता है, कैसे देखिए, PbSO4, ठीक है, प्लस NaNO3, ठीक है, NaNO3, ये रिएक्शन टेक प्लेस कर सकता है क्योंकि आपका PbSO4 क्या होता है, क्या होता है, इनसॉल्युबल, यानी कि पीपीटी रिएक्शन को शो करता है। क्यों, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट शो करता है। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम Na प्लस ये माइनस, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन जो होगा वो कंप्लीट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर Na और Na के साथ पी ये कर जाएगा और आपका NO3 आपका कंबाइन करके क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, जो क्या होगा, सॉल्ट होगा, और इसके साथ Pb के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, PbSO4 बनाएगा, क्या बनाएगा, PbSO4, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन क्या करेगा, सॉल्व होगा, मतलब होगा, मतलब ये मतलब अच्छा है, कैन बी यूज टू बेस्ट मेथड है आपका कॉपर टू सल्फेट को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, आपका क्या बोल सकते हैं हम लोग, सोडियम सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट आर सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। और ऊपर से क्या होगा, लेड जो सल्फेट है और आपका सोडियम नाइट्रेट, ये सॉल्युबल सॉल्ट होता है, ठीक है। मतलब आपका जो सोडियम सल्फेट है, आपका सोडियम सल्फेट और लेड नाइट्रेट, ये सॉल्युबल होता है और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है जिसको बोलते हैं PbSO4, क्या बोलते हैं, PbSO4, लेड सल्फेट, ठीक है। और ये कौन सा रिएक्शन शो करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, क्या करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आ गया समझ में, ये वाला सी नंबर। और ये वाला पोटेशियम सल्फेट लेड ऑक्साइड, पोटेशियम सल्फेट मतलब पोटेशियम K2SO4 प्लस आपका लेड ऑक्साइड, सॉरी लेड प्लस लेड ऑक्साइड, ये वाला, क्या ये वाला शो करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये भी इनसॉल्युबल बेस मतलब होगा। और ये जिस तरह से यहाँ पर कर रहा था आपका लेड हाइड्रोक्साइड, ये आपका पता है एसिड है और ये बेस है, क्योंकि मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। जिस तरह से ये आपका स्प्रिंगली सॉल्युबल होकर यहाँ पर कोटिंग हो जा रहा था कि इसका लेड सल्फेट का, उस तरह इस केस में भी होगा, क्योंकि तो ये भी तो मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, बेस होता है। और बेस, और ये क्या होता है, K2, ये K2 पोटेशियम सल्फेट है, अच्छा पोटेशियम सल्फेट है ये ना, तो यहाँ पर Pb होने के कारण ये भी कोटेड हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। और फिर क्या बन जाता है, PbSO4, यही हो रहा है ना, PbSO4 यहाँ पर कोटिंग कर जा रहा था, ठीक है।
और यहाँ भी वही सेम केस होगा, मतलब ये दोनों गलत होगा, आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। एक्स वाई जेड आर थ्री मेटेलिक एटम इन सक्सेसिव ऑर्डर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप सच दैट एटॉमिक रेडियस ऑफ एक्स इज द स्मॉलेस्ट विच इज द थ्री एटम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसमें से, थ्री जो एक्स वाई जेड दिया हुआ आपका, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, कौन सबसे बेस्ट क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले चीज़ बताइए आप एक चीज़। तो हम लोग क्या जानते हैं, द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द ग्रेटर द मेटेलिक करेक्टर एंड द स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग पावर। मतलब जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है वो उतना, मतलब क्या होता है, वो उतना क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, आपका उतना रिड्यूसिंग अच्छा होता है, उतना अच्छा जल्दी रिड्यूस करता है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, रिड्यूसिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को अच्छा से मतलब जल्दी डोनेट कर सकता है, और उसका मेटेलिक करेक्टर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एज वी मूव डाउन ए ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, और उसका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सो द टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑल्सो। तो इसका क्या होता है, आपका रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को कितना लॉस कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को उतना जल्दी लॉस कर सकता है। ठीक है, और आपका पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वो उसके ऑपोजिट कौन होता है, रिडक्शन, रिड्यूसिंग होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट करवाता है वो, इसीलिए उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, उतना ज़्यादा होता है। समझ में आएगा आप लोग को। तो उसमें से सबसे नीचे क्या आपका एक्स वाई जेड थ्री मेटेलिक एटम इज सक्सेसिव ऑर्डर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इन द एटॉमिक रेडियस एक्स इज द स्मॉलेस्ट, मतलब एक्स सबसे ऊपर है, स्मॉलेस्ट है ना इसका रेडियस, फिर वाई है, फिर जेड है। तो इसमें से किसका सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा, जेड का होगा, क्योंकि ये सबसे नीचे है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर एक नया वर्ड देखने को मिला, आयोनाइजेशन। तो आपको पता है ये क्या होता है, मतलब द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, मतलब आउटर मोस्ट सेल से, मतलब कोई भी सेल होता है उसका आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को खींचने में, मतलब निकालने में जितना एनर्जी हम लोग को लगता है वही उसका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है, वो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हो गया आपको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही सेम चीज़ होता है, जो एनर्जी आपका रिलीज होता है किसी इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचने के बाद। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होता है वो एफिनिटी होता है। ठीक है, या फिर इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्वायर एन वन फॉर्म ऑफ एनायन, मतलब वन इलेक्ट्रॉन वो जब निकलता है तो वो क्या करता है, आपका आयोनाइज फॉर्म करता है, और जो एनर्जी रिलीज होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। तो ये भी समझ में आ गया आप लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। आपका एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका स्टोइकोमेट्री से है ना, गैलुसेक्स लॉ इसको लिए अच्छा एप्लीकेबल है। ठीक है, तो उससे पहले ये कौन सा, मतलब ये कैसा रिएक्शन है बता दे, गैलुसेक्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो गैलुसेक्स लॉ क्या बोलता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, मतलब जब भी गैस रिएक्ट करता है तो उसका वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए बाय सिंपल रेशियो टू वन अनदर। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ऑल फिजिकल मतलब कंडीशन आर इक्वल, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होना चाहिए। और ये किसके लिए होता है, आपका वैलिड आपका ओनली फॉर गैस। ठीक है, ये गैलुसेक्स के अकॉर्डिंग। या फिर हम लोग इसके द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर कंसीडर टू बी जीरो, मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, गैस के लिए होता है, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं होता, उसको कंसीडर किया जाता है क्या, जीरो। क्या क्या कंसीडर किया जाता है, जीरो। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दिया हुआ CH4O2, पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, देखिए, 40 सेंटीमीटर ऑफ मीथेन इज रिएक्टेड टू 60 सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन, द इक्वेशन इज द रिएक्शन इज गिवन बिलो, ये इक्वेशन दिया गया। ठीक है, ऑल वॉल्यूम आर मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेनिंग, कितना आपका जो गैस वॉल्यूम है वो आपका रिमेनिंग बच जाएगा रिएक्शन में। ठीक है, उसको देखना। तो आपका केमिकल रिएक्शन तो दिया हुआ है यहाँ पर CH4। ठीक है, आपका O2 का आगे कितना कोफिशिएंट है, 2 है ना, और आपका क्या दिया हुआ, CO2 प्लस 2H2O, ये दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कितना कर रहा है, वन वॉल्यूम ऑफ मीथेन, वन, ये वन कुछ नहीं, मतलब इसके आगे क्या वन है, कोफिशिएंट को हम लोग देखते हैं, रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वन वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना, इसको हम लिखते हैं वन वॉल्यूम, ये क्या होगा, टू वॉल्यूम। ठीक है, ऑफ O2 एंड फॉर O2 ये पर कितना दिया हुआ है, पर मीथेन 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना दिया, 40 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑक्सीजन का रिएक्ट विथ 60, तो ये कितना दिया हुआ, 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 40 है और ये 60 है, तो अगर इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट मानते हैं, तो ये 40, तो एक वॉल्यूम का अगर 40 है तो इसका कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, बट है कितना, ये 60 है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा, क्योंकि ये कम होगा, क्योंकि ये आपका क्या बोल रहे हैं, ये आपका क्या दिया हुआ, ऑक्सीजन 60 दिया हुआ ना, तो अगर हम बोलेंगे कि
द अमाउंट ऑफ CH4 द रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ O2 इज 60/20, मतलब 60/2, 20 नहीं 2, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इतना जो होगा वो यूज़ होगा, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा जो यूज़ होगा। और यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ 40 दिया हुआ, तो एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 40 - 30, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना बच जा रहा है। ठीक है, आपको पता है ना लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मतलब जो आपका वॉल्यूम, मतलब उतना आपका वॉल्यूम यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मीथेन कितना वॉल्यूम पे 1 वॉल्यूम पे, और आपका ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम पे 2 वॉल्यूम पे, और आपका ये 40 पर है। अगर एक वॉल्यूम 40 के बराबर है, दूसरा क्या होगा 80 होगा, लेकिन मेरे पास तो ऑक्सीजन कितना है 60 है, यानी कि इसको हम लोग कितना मानना होगा 30 मानना होगा, क्योंकि ये 2 वॉल्यूम का दिया हुआ ना, 2 वॉल्यूम इक्वल टू क्या 60। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना 30 हो जाएगा। तो 30 आपका अगर ये अगर 30 होगा और यहाँ पर हम लोग कितना 40 है, तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ये, लिमिटिंग, सॉरी इसका स्पेलिंग लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट, और बचेगा कितना 10 बच गया यहाँ पर। ठीक है, 10 बच गया। और लेकिन इसका प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, देखिए आपका प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में आपका CO2 भी कितना वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम पे, ये 1 है, और इसका तो ये लिक्विड है, लिक्विड के लिए तो हम कंसिडर करते नहीं, तो ये 1 CO2 है, मतलब 1 CO2 मतलब क्या आपको पता है 1 का वॉल्यूम का वैल्यू कितना था 30 था, तो ये यूज़ कितना करेगा CO2, ये भी 30 वॉल्यूम होगा, होगा ना। तो बचेगा कितना, टोटल कितना था आपके पास, टोटल कितना था आपके पास, ये 1 का वैल्यू है ना, तो 1 का वैल्यू कितना आया था 30 आया था। ठीक है, तो आपका ये आपका कितना हो गया 1 CO2। तो 1 CO2 का वैल्यू, अगर 1 का वैल्यू यहाँ पर कितना, लिमिटिंग रेजेंट कितना था आपका 30 था, तो 30 अगर यूज़ कर रहा है तो आपका दिया हुआ कितना है 60 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना जी। तो आपका बच कितना रहा, अगर ये 30 यूज़ कर रहा है मानिए, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अगर CO2 30 आपका कितना हो रहा है, आपका 30 यूज़ कर रहा है, तो आपका है कितना टोटल ऑक्सीजन 60 है, तो 60 से 30 डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 30 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा, जो एक्सेस आपका गैस रहेगा, मतलब जो यहाँ पर क्या निकालने बोला था रिमेनिंग बोला था। ठीक है, तो 30 यहाँ पर बचेगा और 10 पहले बचा था, देखिए तो दोनों का सम कितना हो रहा है 30 + 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्यूब, जो आपका रिमेनिंग होगा, तो आंसर कितना होगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया आपको, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये आपका लिमिटिंग कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर CO2 कितना बनेगा, वही चीज़ 30 ही यूज़ होगा ना जी, एक वॉल्यूम का वैल्यू कितना 30 है, और टोटल है कितना आपका 60 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 60, कितना दिया हुआ 60, तो कितना होगा 60 - 30 इक्वल टू 30, तो लिमिटिंग जो आपका बच जाएगा वो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, 40 क्यों हो गया यहाँ 40, यहाँ पर 40 टोटल क्यों हो गया, पहले सेकंड वाला में यहाँ पर प्रोडक्ट में 30 हो गया, और आपका पहला इनिशियल पोजीशन यानी कि आपका कितना हो गया 10 हो गया, समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया टोटल आपका 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको इस चैप्टर को भी लेके आएंगे, आपको समझाएंगे किस तरह से आपका स्टोइकोमेट्री जो होता है, मतलब ये गैलोसिस लॉ होता है, जो आपका मतलब वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो हमेशा ये होता है। ठीक है, बियर करता है सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, और उसका टेम्परेचर और कॉन्स्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।